हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं इल्तुतमिश के ऊपर। यानी आज मैं सिर्फ बात करूंगा इल्तुतमिश से रिलेटेड बिहार की बातें। जैसे कि आप जानते होंगे कि इतिहास में दिल्ली डायनेस्टी में इल्तुतमिश को पढ़ना है। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी संभालते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इल्तुतमिश कैसे आते हैं, इल्तुतमिश कौन है। तो मैं थोड़ी सी बात यहाँ जिक्र कर दूँ, थोड़ी सी पीछे मैं चलता हूँ। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। चूँकि इल्तुतमिश के पहले जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो खुद एक गुलाम थे मोहम्मद गोरी के। तो मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। होता कुछ यूँ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली डायनेस्टी के संस्थापक थे। दिल्ली डायनेस्टी में कुल 5 वंश हुए। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश हुए। लोदी अंतिम वंश था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देंगे और मुगल वंश की स्थापना करेंगे। तो ये सारी बातें आई होप कि आप लोग जानते होंगे। इल्तुतमिश आते गद्दी पर कैसे हैं, तो 1206 और 1210 ये घटना तब की है जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठेंगे और गुलाम वंश की स्थापना कर देंगे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1230 में हो जाएगी, 1210 में हो जाएगी, पोलो खेलते हुए। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक से एक बात और आती है कि उन्होंने कुतुब मीनार की निर्माण की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन निर्माण तो डाली थी उन्होंने, लेकिन पूरा नहीं करवा सके क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। अब इल्तुतमिश उस कार्य को पूरा करेंगे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बड़े पुत्र होते हैं आराम शाह, जो गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन जब वो गद्दी पर बैठते हैं तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे ग्वालियर, उज्जैन, ये सारे क्षेत्र जो थे वो स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिए। यानी आराम से जब गद्दी पर बैठे तो दिल्ली डायनेस्टी डिक्लाइन की स्थिति में चलने लगी। इसी को संभालने के लिए इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम भी हैं और ये दामाद भी हैं। जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो एक चिहलगानी प्रथा का गठन करते हैं। चिहलगानी गुट, 40 सरदारों का एक गुट होता है जिनका गठन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब इल्तुतमिश का अभियान, प्रथम अभियान बिहार में 1225 में होता है। तो आप देख रहे होंगे कि 1210 से लेकर 1225 में 15 साल का गैप है। तो 15 सालों तक इल्तुतमिश कर क्या रहे थे? तो जो आराम सा कुछ ही समय में जो दिल्ली को बिगाड़ दिए थे 4-5-6 महीने में, उसी को समेट रहे थे इल्तुतमिश। और 15 साल का समय लग गया सबको एकजुट करने में। जब दिल्ली अपनी वास्तविक स्थिति में आ गई तो इल्तुतमिश बिहार की ओर अग्रसर हो गए, पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा में इल्तुतमिश को जब वो लखनऊती पहुंचते हैं तो वहाँ एक शासक होता है ऐबाच। ऐबाच इल्तुतमिश से बिना लड़े हुए इल्तुतमिश के सामने घुटने टेक देते हैं। तो इल्तुतमिश भी उन्हें कुछ बोलते नहीं है, ऐबाच को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और एक शासक होता है अलाउद्दीन जानी, उसे इल्तुतमिश वहाँ का यानी बिहार का सूबेदार बना देते हैं। तो इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में बनाया गया सूबेदार था अलाउद्दीन जानी। और ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। इल्तुतमिश का पहला अभियान होता है 1225 में, और 1225 में ऐबाच घुटने टेकेंगे और अलाउद्दीन जानी को गद्दी सौंप दी जाएगी। अभी तक ये सिनेरियो में यहीं तक हुआ है। अब इल्तुतमिश वापस लौट जाएंगे दिल्ली। जब वापस लौटेंगे तो ऐबाच फिर से एक्टिव हो जाएगा। जो डीएक्टिव मोड में था फिर से एक्टिव मोड में आ जाएगा। और तिरहुत के एक शासक होते हैं नरसिंह देव। और तिरहुत कहाँ है? तो बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वो तिरहुत प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बिहार में 9 प्रमंडल है, आप लोग जानते हो। और बिहार का तिरहुत प्रमंडल एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रमंडल है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सारे जिले आते हैं। ठीक है। अब ये राजा नरसिंह देव के सहायता से आते हैं और अलाउद्दीन जानी से गद्दी छीन लेते हैं। लेकिन अलाउद्दीन जानी भी कहाँ रुकने वाले थे? वो क्या करते हैं, अवध का एक शासक होता है नसरुद्दीन महमूद, उसकी सहायता लेते हैं और ऐबच का कत्ल कर देते हैं। अब ऐबाच मारा गया 1226 में। लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुई थी। ऐबाच का एक सगे संबंधी होता है, रिश्तेदार, जिसका नाम होता है वल्क खां। अब वल्क खां क्या करेगा, वो विद्रोह कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, इख्तियारुद्दीन वल्का। ये विद्रोह जब करेंगे तो इल्तुतमिश फिर से एक अभियान चलाएंगे और अपने सैनिक को 1230 ईस्वी में फिर से भेजेंगे बिहार की तरफ।
और जब 1230 में फिर से इल्तुतमिश की सैनिक आएगी तो वल्द खां की हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, अब वल्द खां भी यहाँ से निपट गए। अब जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो इल्तुतमिश क्या किए, बिहार को 2 भाग में बांट दिए, एक को बिहार कर दिया और दूसरे को बंगाल कर दिए। अब ये प्रोसीजर आगे चलने ही वाला था कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 में। अब जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो अब दिल्ली डायनेस्टी का उत्तराधिकारी सामने खड़े हो गए, 2-3 लोग खड़े हो गए। इल्तुतमिश के पुत्र थे, एक तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था और एक गयासुद्दीन था। अब ये दोनों पुत्र हैं तो दोनों को तो गद्दी चाहिए, पुत्र ही गद्दी लेगा। लेकिन इल्तुतमिश जानते थे कि मेरा कोई पुत्र योग्य नहीं है। जैसे आपको मैं बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी पुत्र आराम से योग्य नहीं था, इसीलिए तो इल्तुतमिश को गद्दी संभालना पड़ा। पुत्र के बारे में बात करते तो अजातशत्रु को आप भूल ही नहीं सकते, इतने अच्छे पुत्र थे कि अपने पिता की हत्या कर दिए। अच्छा, उन्हीं का पुत्र उदयन जो अजातशत्रु की हत्या कर दिए, कुनिक के नाम से जाने गए अजातशत्रु। तो जो जैसा करता है उसको उसके साथ वैसा ही होता है। इतिहास में भी होता था, वर्तमान में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। अगर आप कुछ गलत किए हो और रिटर्न चाह रहे हो कि मेरे साथ अच्छा हो, ऐसा भ्रम में आप रहना भी मत, होने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो चल रहा है। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, इल्तुतमिश के बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी मिल जाती है उनको, गद्दी पे बैठ भी जाते हैं, परंतु गयासुद्दीन को ये बात रास नहीं आई और वो विद्रोह कर दिया। अब इस डर से फिरोज शाह जो है, रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के पुत्र जो हैं वो दिल्ली छोड़कर चले गए। और जब ये सारी घटनाएं हो रही थी उसी समय रजिया सुल्तान क्या करती है, गद्दी हासिल कर लेती है। लेकिन फिरोज शाह फिर से लौट कर आते हैं, परंतु 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान फिरोज शाह की हत्या करवा देगी। देख लीजिए कितनी अजीब बात है कि आपस में भाई बहन ही एक दूसरे को मार दे रहे हैं सिर्फ गद्दी हासिल करने के लिए। लेकिन रहने वाला भी कोई नहीं है। रजिया भी मात्र 4 साल शासन करती है, 36 से 40 तक, और रजिया सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है, इसको भी मार दिया जाता है रास्ते में घेर कर। अब रजिया जब गद्दी पर बैठी तो बिहार का एक शासक था जिनका नाम था तुगरिल तुधान। ये उप शासक था, कोई शासक नहीं था, लेकिन ये बड़ा ईमानदार आदमी था। ये बार बार रजिया को कुछ भेंट भेजता रहता था। रजिया इससे प्रसन्न होकर तुगरिल तुधान को बिहार का शासक नियुक्त कर दिया। अब ये तुगरिल तुधान बात आया है तो तुगरिल से 2 शासक आते हैं। जैसे हमें जानी से 2 शासक मिलेंगे, उसी तरीके से तुगरिल से 2 शासक मिलते हैं। एक तो तुगरिल तुधान है जिसको नियुक्त करती है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बारे में एक बात और आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली की उस महिला शासिका का नाम बताइए जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, तो यही एकमात्र शासिका थी रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर 1240 तक गद्दी पर रहेगी। और उसके बाद कुछ और शासक बैठेंगे, नसरुद्दीन महमूद बैठेंगे। ठीक है, अब तुगरिल तुधान को गद्दी मिल गया, बिहार का शासक बन गए। लेकिन 1246 में ये भी बेचारे निकल लेते हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब गद्दी पर कौन बैठे, तो इसके उपरांत गद्दी पर बैठते हैं कौन, जलालुद्दीन मसूद जानी। लेकिन ये भी मर जाते हैं। अब ये मरते हैं तो बलवन एक शासक को बैठाता है जिनका नाम है तुगरिल खां। 1251 में बलवन के समय अवध का शासक बनता है तुगरिल खां, और अवध का शासक तुगरिल खां बनता है, और ये भी काफ़ी अच्छा शासक था बिहार का। अब बलवन आ गया है तो बलवन के बारे में मैं कल जिक्र करूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं बता दूं। बलवन की एक पुत्री थी जिनकी शादी बलवन कर देते नसरुद्दीन महमूद से। नसरुद्दीन महमूद वो शासक है, दिल्ली का एकमात्र शासक है जो टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। नसरुद्दीन महमूद लगभग 20 वर्षों तक गद्दी पर रहा, और इस बीच बलवन कभी भी गद्दी हासिल नहीं कर सका। हासिल मतलब गद्दी चाहता ही नहीं था कि बलवन हम गद्दी पर बैठे। लेकिन जैसी नसरुद्दीन की मृत्यु होती है नसरुद्दीन महमूद की, बलवन गद्दी संभाल लेते हैं। बलवन नसरुद्दीन महमूद की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। नसरुद्दीन महमूद भी बड़ा खुश रहते थे बलवन से, इसलिए बलवन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं बलवन से रिलेटेड, ये बात याद रखिएगा। मैं कल बात करूंगा बलवन का। बलवन वो शासक है जो लौ और रक्त की नीति अपनाएंगे। बलवन के साम्राज्य में थोड़ा सा भी चोरी करना पाप था। पाप इन द सेंस कि अगर आप चोरी करते हैं, अगर आप 100 ग्राम कम तौल दिए तो बलवन आपके शरीर से 100 ग्राम मांस का टुकड़ा निकाल लेते थे, ऐसा इनका नियम था। यानी लौ और रक्त की नीति। बलवन वो व्यक्ति है जिसने चिहलगानी प्रथा समाप्त कर दी थी जो इल्तुतमिश शुरू करवाए थे। 40 सदस्यों का एक गुट, और उसी गुट के एक व्यक्ति खुद थे बलवन। नहीं चाहते थे कि बलवन की फिर मेरे तरह कोई व्यक्ति निकले और दिल्ली डायनेस्टी पे शासन करे। ठीक है,
बलवान वो व्यक्ति है जिन्होंने ये बोला कि मैं जब भी किसी निम्न तबके के लोग को देखता हूँ, यानी वो कहते हैं ना छोटे जात के लोग को, तो मेरी आंखें अंगारों से भर जाती है और मेरे हाथ मेरे तलवार पे चले जाते हैं ताकि मैं उसका कत्ल कर सकूं। ऐसा कहना बलवान का था। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा है भी नहीं। यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्पेशल में, तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि इल्तुतमिश का पहला अभियान बिहार में कब और किसके विरुद्ध था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इल्तुतमिश के दूसरे अभियान के समय किसकी हत्या कर दी गई। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात और मुझे आप लोगों से पूछना था कि मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी को रिलेट करते चलता रहूँ, यानी मैं दूसरा वीडियो भी लाऊं ज्योग्राफी के ऊपर। इससे मेरा हिस्ट्री भी बिहार का कवर हो जाएगा और ज्योग्राफी भी, क्योंकि हिस्ट्री अभी है। अभी आप हिस्ट्री में देखोगे तो आ जाएगा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये एक एक करके हम लोग चलेंगे। ज़्यादा अगर कर दिए तो बोर्ड पे भी अटेगा नहीं, थोड़ा हौच-पौच भी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आने वाले। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ज्योग्राफी का वीडियो लेता आऊँ और एक तरीके से बिहार का ज्योग्राफी चलता जाएगा और दूसरे तरीके से मेरा बिहार का इतिहास चलता जाएगा, ठीक है। जैसा होगा आप हमको सजेस्ट करना, ठीक है। फिर इस पे किसके बारे में मैं विचार करूँगा। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। 2-4 व्यक्ति के बारे में याद रखना है, इल्तुतमिश के बारे में याद रखना है, एवाज के बारे में याद रखना है, जानी के बारे में याद रखना है, और फिर एक वल्क खां आएंगे बीच में, और फिर इल्तुतमिश आ जाएंगे, वो रजिया आ जाएगी। रजिया के समय तुगरिल तुधान आ जाएंगे और तुगरिल तुधान के बाद तुगरिल खां आ जाएंगे। यही 2-4 शासक के बारे में बिहार से रिलेटेड याद करना है, ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं। तो ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दो, लाइक करो। फिर मैं मिलता हूँ जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखो, सीरियसली पढ़ाई करो। धन्यवाद।